नमस्कार बच्चों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के यूट्यूब चैनल पर। मैं सीमाचारण इतिहास की सहायक आचार्य। आज के वीडियो में प्रथम वर्ष के ही प्रथम पेपर में वैदिक कालीन आर्थिक जीवन के बारे में प्रश्न बनते हैं। आपके कोर्स में सिलेबस में एक टॉपिक है, इसी के अंतर्गत पहला वीडियो ऋग्वैदिक काल के संदर्भ में डाला जा चुका है और अब जो है दूसरा वीडियो पढ़ रहे हैं, दूसरा लेक्चर बात करने जा रहे हैं उत्तर वैदिक काल, यानी 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व लगभग का एक पीरियड है, जिसमें कि बाकी के जो तीनों वेद थे, पहला वेद तो ऋग्वेद था जिसके काल को ऋग्वैदिक काल कहा गया है, और बाकी के तीनों वेद जिसमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इसके अलावा ब्राह्मण, आरण्य ग्रंथ, उपनिषदों, इनकी रचना जिस काल में हुई उस पूरे काल को उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ज़्यादातर जो इन काल के बारे में जानकारी है वो हमारी वेदों से ही, बाकी के उत्तर जो वेद हैं तीनों, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से ही हमें इनकी जानकारी मिलती है। उनके आर्थिक जीवन के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि हमने देखा कि ऋग्वैदिक काल में कृषि से वो लोग परिचित हो चुके थे, हालांकि कृषि उनके आर्थिक जीवन का मूलाधार नहीं था। दूसरा, पशुपालन जो है वो किया करते थे, उनमें भी पशुओं में भी गाय और घोड़े जो है उन्हें अत्यधिक प्रिय थे। व्यापार वाणिज्य का कुछ विकास हो चुका था और कई सारे उद्योग धंधे तो विकसित अवस्था में थे, जिसमें से बढ़ई का, कुम्हार का जो है उद्योग काफ़ी प्रतिष्ठित माना जाता था। तो इन आर्थिक जीवन में अब समय के साथ साथ क्या परिवर्तन आए उस पर हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले मैं अपेक्षा करती हूँ कि ऋग्वैदिक आर्थिक जीवन के वीडियो को आप पहले देखेंगे, फिर उसके बाद में दोनों के आर्थिक जीवन की तुलना आपके लिए करना आसान हो जाएगा, और जब तुलना हम करना सीख जाते हैं तो वो मेमोरी जो है हमारे माइंड में परमानेंट सेट हो जाती है। सबसे पहले हम आते हैं कृषि पर। कृषि और पशुपालन वैसे तो दोनों ही अब भी आर्थिक जीवन के मुख्य आधार हैं। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाएं, जुताई, बुवाई, कटाई और मड़ाई, कृषत जिसके शब्द उसमें काम में लिए हैं, कृषन्तः, वपन्तः, लुनन्तः, मृडन्तः, इन चारों का उल्लेख हुआ है। खेत जो हैं हलों द्वारा जोते जाते थे, जैसे पिछली बार की बात है। काठक संहिता में 24 बैल वाले हल तक का उल्लेख हुआ है कि किसी के पास 24 बैल थे, उसके द्वारा वो हल खींचा करता था। तो जाहिर है वो कोई अमीर आदमी ही होगा जिसके पास इतनी अधिक संसाधन, इतनी अधिक भूमि, इतना अधिक पशुधन होगा कि वो इतना उपयोग उनको ले सकता है। वाजसनेही संहिता जो कि यजुर्वेद से संबंधित है, इसमें कई तरह के अनाज का उल्लेख है। जो प्रमुख नाम आपको बता देती हूँ उनमें से जौ, चावल, मूंग, उड़द, तिल और गेहूँ, ये सारे प्रमुख अनाज थे। इसमें से मूंग, उड़द तो दाल आ गए, तिल जो है तिलहन के रूप में। लोग खाद के प्रयोग से परिचित थे। अथर्ववेद में कहा गया है कि पशुओं की जो प्राकृतिक खाद है वो बहुत अधिक मूल्यवान है। कृषि के अलावा जो आपदाएं आती थी, जैसे कि बाढ़ आती है, सूखा पड़ता है, इसको दूर करने के लिए कई तरह के मंत्र और आचारों का विधान बताया गया है। वाजसनेयी संहिता में अलग अलग अन्नों को बोने और पकने का समय दिया गया है कि किस अन्न को किस समय बोना चाहिए और उसको पकने में कितना समय लगता है। तो इस तरह से कृषि जो है इनके आर्थिक जीवन का एक तरह से आप कह सकते हो मूलाधार था। जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रचार हुआ, शुरुआत में इसका उपयोग अस्त्र शस्त्रों के काम में लिया जाने लगा, लेकिन बाद में जो है इसकी मदद से कृषि यंत्र जो हैं, चाहे वो हल हो, फावड़ा हो, कुदाली हो, सभी बनाए जाने लगे। तो जैसे ही लोहे का उपयोग शुरू हुआ, कृषि की व्यवस्था में महान परिवर्तन आ गया। उत्पादन जो है धीरे धीरे और अधिक बढ़ता चला गया, और जिसके कारण आगे चलकर बड़े बड़े महाजनपद खड़े हुए। दूसरा हम आ जाते हैं पशुपालन पर। पशुओं में गाय, बैल, भेड़, बकरी, गधे, सूअर आदि प्रमुख रूप से माना जाता था। गाय तो जो है उसको अन्नदा, वन्नता, मोक्षदा, ये तो बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है, लेकिन गाय तो जो आर्थिक जीवन का मुख्य आधार था, क्योंकि गाय विनिमय की वस्तु थी ही थी। जिस व्यक्ति के पास जितनी अधिक गायें होती थी वो व्यक्ति उतना ही अधिक धनवान समझा जाता था। पहली चीज़ तो गाय से दूध, दही, घी वगैरह तो मिलता ही था। इसकी जो गोबर है वो खाद के रूप में उपयोगी थी, इसी कारण गाय सबसे अधिक पूज्य मानी जाती थी। गाय की पवित्रता बढ़ती दिखाई देती है। अथर्ववेद में गाय के प्रति सम्मान का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा कहा गया है कि जो गौवध करते हैं उनके लिए जो है हत्या उनकी कर दी जानी चाहिए, मृत्युदंड का विधान है। अब ऋग्वेद में तो
ऋग्वैदिक काल में हाथी हमें नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ उत्तर वैदिक काल में लोगों ने हाथी भी पालना शुरू कर दिए थे, खास करके सेनाओं में ये काम आते थे। कई सारे साहित्य में उत्तर वैदिक काल में पशुधन की वृद्धि के लिए श्लोक लिखे गए हैं। गाय सबसे प्रमुख पशु थी, और दूसरा जो सबसे प्रमुख पशु है जो कि खास था उनके लिए, वो था अश्व या घोड़ा, जो रथों में जोता जाता था, और जिसकी सहायता से ही आर्य जो है धीरे धीरे उन्होंने अपना पूरा साम्राज्य उत्तरी भारत में या आर्यावर्त में स्थापित कर लिया था। तो पशुपालन भी इनके आर्थिक जीवन का एक बहुत बड़ा आधार था। अब हम आ जाते हैं व्यापार और वाणिज्य पर। उत्तर वैदिक काल में व्यापार वाणिज्य पूरी उन्नति पर थे। इस काल की जो ग्रंथ हैं यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसके अलावा ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, उन सभी में कई सारी श्रेणियों का उल्लेख मिलता है, जो कि व्यापारी जो हैं मिलजुल करके जिनका संघ बनता था उसको श्रेणी कहा जाता था। श्रेणी का प्रधान श्रेष्ठिन कहलाता था। इसके अलावा ब्याज पर धन देने का पेशा उत्तर ऋग्वैदिक काल में तो आपने देखा ही है, अब ये काफ़ी प्रचलन में आ गया था। तैत्तिरीय संहिता में बताया गया है कि ऋण के लिए कुसीद शब्द, और शतपथ ब्राह्मण में उधार जो देता था उसको मैंने बताया कुसीदिन कहा जाता था। बेकनाट पहले था और अब आ गया कुसीदिन शब्द। नाप की कई इकाइयों के नाम भी हमें यहाँ पर मिलते हैं। निष्क, शतमान, पाद, कृष्णल आदि जो है माप की अलग अलग इकाई थी। बाट की जो मूलभूत इकाई थी, बेसिक सबसे छोटी जिसको हम कहते हैं, वो थी कृष्णल। रत्तिका और गुंजा भी उसी के समान था। आज भी जो हम कहते हैं ना रत्ती भर भी नहीं है, जो सबसे छोटी माप की इकाई हमारे पुराने समय में रत्ती होती थी, वैदिक युग में उसको रत्तिका कहा जाता था। साहित्य में इसे तुला बीज कहा जाता था। सिक्के का कोई नियमित प्रचलन अभी तक नहीं हुआ था, अभी तक हमें सिक्के नहीं मिल रहे हैं। निष्क जो कि पुराने समय में स्वर्ण की मुद्रा थी, स्वर्ण का आभूषण था, वो अब विनिमय का आदान प्रदान का साधन हो गया था। जल और थल दोनों मार्गों से व्यापार होने शुरू हो गए थे। शतपथ ब्राह्मण में पूर्वी और पश्चिमी समुद्र दोनों का उल्लेख हुआ है। वाजसनेयी संहिता यजुर्वेद से संबंधित है ये। इसमें जो है 100 डंडों वाले जलपोतों का उल्लेख किया गया है, जो कि ये बताता है कि अंतर्देशीय व्यापार भी जो है इस काल में प्रचलन में आ गए थे। अब हम आ जाते हैं व्यवसाय। वैसा मैंने बताया था ऋग्वैदिक काल तक व्यवसाय जो हैं वो वंशानुगत नहीं थे, अपनी इच्छा के अनुसार लोग व्यवसाय का वर्ण कर सकते थे। लेकिन अब उत्तर वैदिक काल तक आते आते व्यवसाय जो है आनुवंशिक हो गए थे, वंशानुगत हो गए थे। वाजसनेयी संहिता और तैत्तिरीय ब्राह्मण में इस समय के विभिन्न व्यवसायों की एक लंबी सी सूची मिलती है। इनमें स्वर्णकार, रथकार, चर्मकार, जुलाहे, रज्जुकार, रजक, मछुए, लुहार, नायक, नर्तक, सूत, व्याध, गोप, कुंभकार या कुम्हार, वैद्य, ज्योतिषी, नाई, ये सारे प्रमुख हैं। अब लोहे का उपयोग जीवन में होने लग गया था, तो लुहार भी जो है इम्पॉर्टेंट हो गए थे। इसके अलावा स्वर्णकार तो थे ही थे, इसके अलावा भी आर्य जो है अब टिन, तांबा, चांदी, सीसा, इन सारे धातुओं से परिचित हो चुके थे। लोहे का ज्ञान उत्तर वैदिक काल के अंत तक होने लग गया था। इसने भौतिक जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला गया। पुरातात्विक प्रमाण जो हमारे पास मिले हैं उसके अनुसार 1000 ईसा पूर्व के लगभग गांधार, बलूचिस्तान, पूर्वी पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोहे का प्रयोग शुरू हो गया है। उत्तर वैदिक साहित्य में लोहे को श्याम अयस या कृष्ण अयस कहा गया है। अयस धातु को और कृष्ण या श्याम काली धातु लोहे को कहा गया है। इन धातुओं से विभिन्न तरह के औजार बनाए जाते थे, हथियार बनाए जाते थे और गहने बनाए जाते थे। कई व्यक्ति जो हैं अपने अपने पेशों में बहुत एक्सपर्ट हो गए थे, बहुत निपुण हो गए थे। स्त्रियां जो हैं रंगाई, सूतकारी आदि काम करती थी। अब बुनने का काम ज़्यादातर स्त्रियां ही करने लग गई थी। तो सारांश रूप से हम कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल के आर्यों का भौतिक जीवन ऋग्वैदिक काल के आर्यों से विकसित था। उत्तरी गंगा घाटी में आर्य जो हैं पहले घूम फिरा करते थे, अब स्थायी रूप से बस गए थे। लोहे के औजारों के कारण कृषि के उत्पादन में अब वृद्धि होने लग गई थी, जिससे आर्थिक जीवन जो है वो सफल संपन्न होने लग गया था। इतना ही कहकर अपना ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद कर रही हूँगी इसको जब आप ऋग्वैदिक कालिक आर्थिक जीवन और उत्तर वैदिक कालिक आर्थिक जीवन दोनों को बारी बारी से सुनेंगे तो दोनों के बीच में तुलना करके याद करना और उसे समझना आपके लिए ज़रूर आसान रहेगा। धन्यवाद।